नमस्कार दर्शकों, आज हमने कोरोना पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है दूरदर्शन परिवार की ओर से। साथियों, आप में से किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा विश्व किसी एक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा होगा। जी हाँ दर्शकों, ये लड़ाई है अपने अस्तित्व की, ये लड़ाई है हमारी और आपकी ज़िंदगी की, ये लड़ाई है हमारे बेहतर और उज्जवल भविष्य की। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी लड़ाई है जिसमें सारा विश्व एक ही दुश्मन से लड़ाई कर रहा है और उसका अस्त्र भी, हथियार भी एक ही है, और वो है हमें अपने अपने घरों में रह करके अपने आप को सुरक्षित रखना है। साथियों, मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। ये आज एक महामारी के रूप में पूरे विश्व में अपने पैर जमा चुका है। ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिसके सामने हम सभी नतमस्तक हैं और अपने अपने घरों में कैद होने के लिए विवश हो चुके हैं। साथियों, पूरे विश्व में जिस तरह से इस बीमारी का तांडव मचा हुआ है, हमारे लिए एक ये खुशकिस्मती की बात है कि भारत अभी भी एक ऐसी स्थिति में है जहां पर इस बीमारी ने बहुत अधिक तहलका नहीं मचाया है। ऐसी कौन सी रणनीति है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं और हमारे और आपके द्वारा किए गए ऐसे कौन से कारगर उपाय हैं जिसकी वजह से इसका इतना भयावह रूप भारत में देखने को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन फिर भी हमें बेफिक्र होकर नहीं रहना है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए पूरी मुस्तैदी से हमें तैयार रहना है। साथियों, जब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य ने भी भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और इस योगदान के लिए WHO ने उसकी भरपूर सराहना भी की है और बहुत ज़्यादा तारीफ भी की है। छत्तीसगढ़ राज्य में ऐसी कौन सी रणनीति अपनाई जा रही है, ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, ऐसे कौन से कार्य हैं जो कि कोरोना वायरस यहाँ पर उतना अधिक अपना पांव नहीं पसार पाया है। इन सारी बातों पर बात करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री TS सिंहदेव जी को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। साथियों, एक बार और मैं आपको बता दूं कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करके मंत्री महोदय से आप सवाल पूछ सकते हैं कोरोना से संबंधित, कोविड-19 से संबंधित। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। मैं आपको एक बार फिर से ये टोल फ्री नंबर बता दूं, 1800-233-9418। इस नंबर पर आप फ़ोन करके आप अभी 1 घंटे के अंदर आप माननीय मंत्री महोदय से सवाल कर सकते हैं कोरोना से संबंधित। सर, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले कि WHO ने विशेष करके छत्तीसगढ़ की जो तारीफ की है। तो सर, ऐसी कौन सी रणनीति है जिसकी वजह से हम सफलता हासिल कर रहे हैं? हम आभारी हैं पहले तो दूरदर्शन के कि उन्होंने ये अवसर दिया, स्वास्थ्य विभाग को मेरे माध्यम से अपनी कुछ बातों को देश के नागरिकों के सामने, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के सामने रखने का, और WHO का भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं अगर उन्होंने सद्भावना व्यक्त की है, छत्तीसगढ़ के प्रयासों की बात उनके ध्यान में अगर गई है, तो ये हम सभी के लिए, पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम के लिए और जो प्रशासन का अमला, अन्य विभाग का आए दिन बड़ी जोखिम लेके इस कोरोना के बड़े प्रयास में 24 घंटे लगा हुआ है, निसंदेह उनके लिए एक मनोबल बनाने वाली बात है कि WHO जैसी संस्था ने हमारा ध्यान रखा है, उन्होंने ध्यान दिया है। ये प्रयास वैश्विक स्थिति को देखते हुए, जो विशेषज्ञ थे उनकी बातों को भांपते हुए, समझने की कोशिश करते हुए हम लोगों ने थोड़ा जल्दी चालू किया। 27 जनवरी से रैपिड रिस्पांस टास्क फोर्स का गठन करके जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता से हम लोगों ने उस टीम को स्थापित कर लिया था और शुरू से ही ये बात समझ में आ रही थी कि एक, इसका कोई इलाज नहीं है, दुनिया भर में कोई दवाई नहीं है जो शर्तिया कोई भी डॉक्टर कह सके, कोई भी विशेषज्ञ कह सके कि ये ले लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा, इस बीमारी के बारे में विशेषज्ञों को भी जानकारी नहीं है, इसका आकार क्या होगा, इसका प्रकार क्या होगा, इसका फैलाव क्या होगा। ये चाइना के वुहान से जैसे ही इसकी बात सामने आने लगी, ये बात वहाँ और विश्व के लोगों के बीच में भी, ये हम लोग, मैं जो समझ सका पहले दिन से ये था कि लोगों को बहुत इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है।
विशेषज्ञ जी। वैश्विक स्तर के टॉप विशेषज्ञ जो हैं वो इसके बारे में, हल के बारे में भी जान रहे हैं, अब रिसर्च कर रहे हैं। और सबका ये कहना था कि ये तेज़ी से फैलने वाला एक वायरस है। जो चीन का अनुभव था कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अमूमन दूसरे वायरस इतने तेज़ी से नहीं फैलते। ये सार्स CoV-2 का नाम इसको दिया गया। उसके पहले 7 प्रकार के और सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये सार्स के नाम पे अन्य प्रजातियां इस वायरस की विश्व में विद्यमान, उनके रिसर्च और जानकारी में विद्यमान थी। ये एक नया प्रकार आ गया, 7वां या 8वां, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा। तो ये नया प्रकार का जो सार्स CoV-2 के नाम से, कोविड-19 के नाम से, 19 का उन्होंने नाम 19 का दे दिया दिसंबर में, क्योंकि ये सामने आया। तो इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण, और यहाँ तक विशेषज्ञ उस समय बोल रहे थे कि ये पूरे देश में फैल जाएगा, पूरे विश्व में फैल जाएगा, जबकि वो चाइना में ही था, सीमित था, और लोग आना जाना कर रहे थे विदेश से। वहाँ के लोग यूरोप के, अमेरिका के आना जाना कर रहे थे। लेकिन तब से ही लोगों ने कहा था कि ये बहुत भयावह स्थिति ले सकता है। दुनिया, विश्व भर में ये प्रोजेक्ट जो करते हैं विशेषज्ञ, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उन लोग ये फिगर्स के साथ कंप्यूट करके कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ के साथ, जो भी कंप्यूटर में आजकल और आसानी से प्रोजेक्शंस हो जाते हैं, ये उनका कहना था। और मैं उस वैज्ञानिक की बात देख रहा था जिन्होंने, वो भारतीय मूल के ही हैं, अमेरिका में, वो ये कह रहे थे कि भारत में इसका आकार 20 से 60% कुल आबादी तक पहुंचने का है। बहुत बड़ी बात। ये उनका आकलन था जी। आज जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ हैं, जो इसमें हम लोग उनकी जिनकी सलाह ले रहे हैं, वो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कह रहे हैं कि नहीं, कुल आबादी के 30% तक तो पहुँचेगा। मैं आशावादी बन के खतरा ले रहा हूँ इस बात का कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं, 10% तक पहुँचेगा। अर्थात 90% तक कोरोना नहीं पहुँचेगा, 10% तक, वो 30 कह रहे हैं जी, मैं 10 कह रहा हूँ कि इतना मत हो खराब। ये बात कर रहे हैं हम छत्तीसगढ़ की। सर, आपकी इजाजत हो तो एक कॉलर लाइन पर है, हम उनकी बात सुन लें। हेलो हेलो जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, आप कहाँ से बोल रहे हैं और नाम बताइए। मैं बधाई देना चाहता हूँ जी, धन्यवाद। जिनको मतलब आपने छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कोरोना की जो लड़ाई लड़ी है, लड़ रहे हो, जो बहुत ही अच्छी है, उनसे हमें भी थोड़ी प्रसन्नता हुई है जी। जिस तरीके से आप वो लड़ाई लड़ रहे, मैं मंत्री जी को और आपके यहाँ की सरकार को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूँ मैं, जो मतलब बुजुर्गों की उम्र चालू होती है 60 से बाद, तो 75 के बाद में ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए बुजुर्गों के लिए, या फिर 60 से ही ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए? इसमें ये बात सामने आई है कि अगर हम ज़्यादा गंभीर बात सोचें कि मृत्यु की स्थिति अगर आती है, तो मृत जो लोग हुए हैं उसमें ये पाया गया है एक कि 86% जिनकी मृत्यु हुई है उनको कोई ना कोई और गंभीर बीमारी थी, हार्ट की हो, डायबिटीज़ की हो, निमोनिया हो, इस प्रकार की कोई बीमारी थी, और उसके साथ अगर कोरोना हुआ तो उनकी जान को फिर खतरा ज़्यादा बढ़ गया। दूसरा, आपने सही कहा कि 50 साल से कम उम्र के जो हमारे नागरिक हैं उसमें 1 से कम प्रतिशत, आप 8 भाग में इसका विश्लेषण किया गया है। 10 साल तक के बच्चे, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, इनमें जैसे 10 साल से नीचे के बच्चों से आप 80 साल से ऊपर के नागरिकों तक पहुंचेंगे, प्रभावित का प्रतिशत बढ़ता जाता है। छोटे बच्चों में 0.0007 हो सकता है जी, नहीं के बराबर, 0.00 शायद ही किसी को हो। और जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो 50 साल के नीचे तक भी 1% तक नहीं पहुंचता है।
और 50 साल से जैसे आप ऊपर चढ़ने जाते हैं तो 1%, 2%, 4%, 14%, तो जैसे ही आपकी उम्र ज़्यादा होती जाती है तो जीवन का खतरा फिर बढ़ता जाता है। ये आपने सही कहा, और यही वैश्विक अनुभव है। उसका एक कारण इम्यूनिटी कम होना भी हो सकता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती वही है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं है जी। आप इससे अगर पार पाएंगे तो इम्यून सिस्टम आपका कोरोना को हराएगा जी। बढ़ती उम्र के साथ शरीर जो है वो शनय शनय कमजोर होता चला जाता है, तो किसी भी रोग से लड़ने की जो ताकत है वो कम होती चली जाती है। खास करके अगर कोई दूसरी बीमारी है तो खतरा बढ़। एक और कॉलर लाइन पे है। हेलो 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 जी, बोलिए। नाम बताएं अपना और कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, मैं रायपुर जिला से आरंग ब्लॉक कोड़ापार गांव सुभाष कनौजा बोल रहा हूँ। सुभाष जी आरंग से, जी पूछिए आपका क्या सवाल है? मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने अभी कोरोना एक्टिव केस हैं? एक्टिव केस अभी 23 बचे हैं। प्रणाम सुरेश जी। ये 13 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, 20 लोग अभी अस्पताल में हैं। तो जो जांच के बाद हमको पॉजिटिव पता चला है वो करीब 4000 पॉजिटिव में से जांच जिनकी हुई 4000 में से 33 लोगों को कोरोना प्रभावित किया था, 13 डिस्चार्ज हो चुके हैं, 20 अस्पताल में हैं और तुलनात्मक उनकी स्थिति संतोषजनक है। वायरल काउंट उनका बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है जी। मतलब स्थिति जो है वो नियंत्रण में है। सर, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? छत्तीसगढ़ का जो एक रेशियो है और जिस तरह से लोग ठीक होकर के स्वस्थ होकर के अपने घरों में वापस जा रहे हैं, तो इलाज तो हो ही रहा है, लेकिन इसके पीछे और भी बहुत ज्यादातर ये जो केस आए हैं ये शुरुआती समय में जानकारी में आ गए हैं। अभी तक जो भी एहतियात बरती, नागरिकों ने एहतियात बरती, बाहर से जो लोग आए उनने एहतियात बरता और पहला दूसरों को नहीं दिया। दूसरा, हो सकता है टेस्टिंग कम हुई तो हमको पूरी संख्या उतनी सामने नहीं आ पाई। संख्या और भी, अगर अभी 33 है तो ये संख्या 33 से ज़्यादा भी पॉजिटिव की हो सकती थी। मुख्य कारण यही है कि एक, आप संक्रमित नहीं हुए, या तो लकी हैं या आपने एहतियात बरत लिया। दूसरा, पहले स्टेजेस में आप अगर सामने आ गए तो अस्पताल पहुंच के जो भी वहाँ प्रबंधन हो सकता था, और मैं फिर कह रहा हूं कि दवाई कोई नहीं है, देखभाल हो सकती है, आपके इम्यून सिस्टम को समय दिया जा सकता है। मान लीजिए ऑक्सीजन की जरूरत होती हो तो आपको ऑक्सीजन दिया जा सकता है। फेफड़ों को प्रभावित करता है सीधे, तो फेफड़ों को ऑक्सीजन की मदद मिल रही है, तब तक आपके बदन के इम्यून सिस्टम को समय मिल रहा है कोरोना के वायरस को हराने का। यही काम अस्पताल में हो सकता है। एक आध दवाई का नाम चलता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, कि ये उपचार नहीं है, लेकिन इम्यून सिस्टम को सहयोग देने के लिए भी इसका काम लिया जाता है। तो वहाँ इसका भी उपचार उन लोग जरूर करते होंगे। ये इलाज नहीं है, लेकिन शायद मदद करता हो। विटामिन ए, बी, सी, डी जैसे हमको बदन को मदद करता है, तो उसी कैटेगरी में इसको लेना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को ये मदद कर सकता है। बिना डॉक्टर की सलाह के इसको कभी नहीं लेना चाहिए, और ख़ास करके हार्ट पेशेंट या ऐसे कोई हो तो बिना डॉक्टर के पूछे कभी नहीं लेना चाहिए। खाली पेट कभी नहीं लेना चाहिए, इसके बड़े रिएक्शन हो सकते हैं। तो अभी आप पूछ भी रहे थे, वो सवाल आएगा उस समय मैं बताऊंगा। जी सर, क्या कारण है कि हमारे यहाँ संख्या कम है अभी तक, और हाँ, स्वास्थ्य विभाग जो है वो और भी दूसरे विभागों का किस तरह से सहयोग ले रहा है और सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह से निभा रहे हैं? आज स्वास्थ्य विभाग ने अपने से शुरू से लोगों से एक संबंध बनाने का प्रयास किया, सही जानकारी देने का प्रयास किया, और कैसे बचने की कोशिश करना उसको बताया। सैनिटाइज़र के पीछे जब लोग भाग रहे थे कि सैनिटाइज़र मान लीजिए कि उसमें कोई विशेष बात हो, ठीक है, सैनिटाइज़र का भी उपयोग करिए, लेकिन कहीं ज़्यादा उपयोगी साबुन था। जब आप घर में हैं तो सैनिटाइज़र की क्या ज़रूरत? सैनिटाइज़र की तो तब ज़रूरत है कि घर के बाहर आप हो, कहीं गाड़ी में हो, कहीं बाहर गए,
हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है तो सैनिटाइजर इस्तेमाल जी, कर लिया। जी। और उससे ऐसा लोगों के मन में आया कि पहले की सैनिटाइजर बेहतर है, लेकिन जब उनको ये बताया गया कि साबुन के इस्तेमाल से 20 सेकंड तक अगर आप हाथ साबुन से अच्छे से धोते हैं तो कोरोना के वायरस को जो चर्बी की परत सुरक्षित रखती है, साबुन से हाथ धोने से ये चर्बी की परत गल जाती है और कोरोना का वायरस मर जाता है, वो फिर सुरक्षित नहीं रह पाता। तो ये साबुन की कहानी वही है। तो उसका अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो आपको इतना बड़ा सहारा मिलेगा। तो शायद खुली खुली बातें हम लोगों ने अगर की और लोगों के मन तक वो बात गई कि एक दूरी बनाइए, तो गांव तक में लोगों ने बैरियर लगा दिए, गड्ढे तक खोद दिए, पाइप गिरा दी रोडों पे कि नहीं हम ना तो किसी को आने देंगे ना किसी को जाने देंगे। एक निगरानी पूरे गांव वालों ने कर ली। फिर पूरा प्रशासन, कलेक्टर से लेके एसपी से लेके स्वास्थ्य विभाग तो कर ही रहा था। अपने अकेले स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी जाएं तो जरूरी नहीं है कि मानेंगे, लोग मान जाते। अगर कड़ाई करने के लिए कहना है तो प्रशासन का भी सहयोग लेना पड़ा। एक एक घर को चिन्हांकित करना जहां पर लोग बाहर से आए हों और वहां कोई चिन्ह लगा देना, एक कागज का हो या कोई रंग हो, हम लोगों ने घर में लगाया कि ये कोरोना से संभावित लोग हो सकते हैं, इनको क्वारंटीन में रखा गया है। आज छत्तीसगढ़ में 90,000 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटीन में हैं, तो उनको चिन्हांकित करके कि कहीं से भी बाहर आए हों, ये नहीं कि कोरोना है, लेकिन कहीं से भी बाहर आए हों तो पहचान कम से कम हो जाए कि विभाग के लोगों को अगर जाना है तो किसके घर जाना है, पहचान भी हो जाए और समाज में भी पहचान हो जाए। तो किस तरह से सर योजना बनाई गई और कैसे विभागों को साथ में लिया गया? और अभी आप बात कर रहे थे कि गांव में, सर मुझे लगता है कि गांव ग्रामीण इलाके में ज़्यादा जल्दी जो है वो जागरूकता है इस बीमारी के खिलाफ। जी, डर के साथ, डर के कारण। और मैंने भी अपने तरफ से जब भी बात की तो मैंने कहा कि डर है, उसको हम स्वीकार करें कि हम डरे हुए हैं, इस डर का हम उपयोग करें अपनी सुरक्षा के लिए। डर के सहम के हम बैठे ना, डर के हम प्रोत्साहित हों कि अगर ऐसा खतरा है तो हम अपना बचाव करें। ये मानव, मैं मानता हूं कि मानव प्रवृत्ति का, उसके नेचर का, अपने को बचाने का एक हथियार है डर। डर जो है, अगर आप डरते हो तो आप बचते भी हो। तो ये समय अगर कोरोना का था तो डर हमारे सोच को मंद मत करे, हमारे मनोबल को कम मत करे, बल्कि हमको और सजग कर दे कि ऐसा हो सकता है। तो चलिए देखिए, सब गांव वालों ने बैरियर लगा दिए और इसका उदाहरण सर वैश्विक स्तर पर दिख भी रहा है। जो लोग डरे नहीं, जिनको अति विश्वास था कि नहीं ये ऐसा कुछ हो नहीं सकता, हम तो बहुत विकसित देश हैं और ये कोई इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, तो आज दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े ताकतवर जो देश हैं वो इसका सामना बहुत ही बुरी तरीके से कर रहे हैं। तो सर ये बात जागरूकता की जहाँ तक आती है तो सर एक बात और भी ख्याल आ रहा है कि दिमाग में आ रहा है कि जो टेस्टिंग हो रही है रायपुर में हो रही है, एम्स में हो रही है, अभी आपसे बात हो रही थी इसके पहले आपने बताया कि मेकाहारा में भी शुरू हुआ है, जगदलपुर में है, तो कितने कितने रेशियो के आधार पर है और लोगों को कितना उसका फायदा मिल रहा है? देश में जब कोरोना की स्थिति को हमने जांच करना प्रारंभ किया तो एक लैबोरेटरी काम कर रही थी पुणे में जी, मात्र एक। यहाँ से भी टेस्टिंग के लिए पूरे हिंदुस्तान जी, पूरे हिंदुस्तान से अगर आपको सैंपल भेजने थे तो पूना जाते थे, NIV की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की लैबोरेटरी वहाँ होगी, एक लैब में पूरा टेस्ट होता था। जब बात बढ़ी, टेस्टिंग की मांग आई कि बढ़ाया जाए, फिर आज 220 लैबोरेटरी में, प्राइवेट और सरकारी लैबोरेटरी में हमारी ICMR जो है उन्होंने अनुमति दे रखी है, तो इतने जगह राष्ट्रीय स्तर पे अब टेस्टिंग हो रही है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 5 स्थानों पे टेस्टिंग की अनुमति है। एक एम्स है जहां करीब 360 से 400 एक दिन में टेस्टिंग हो सकती है। जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में है, वहाँ 50 से 100 अधिकतम टेस्टिंग की हमारी क्षमता है। और अभी मेडिकल कॉलेज रायपुर में जो अनुमति मिली है, कल से टेस्टिंग चालू हो गई है, ये 1 से 120 टेस्टिंग तक हम कर सकते हैं। तो जो टोटल हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी है, क्षमता है, वो अधिकतम 600, मान लीजिए 500 इन एक दिन में। महीने में अगर करेंगे तो 15,000, ये हमारी सीमा भी थी। और 2 प्राइवेट लैब्स को अनुमति मिली थी, उनके पास रायपुर में टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है। वो सैंपल कलेक्शन करके मुंबई भेजते हैं और बाहर से फिर टेस्ट होके वापस आता है। तो आज के समय में
हम समझ सकते हैं कि इतना सैंपल इंतजार जाना अभी, आना जी। टाइम भी लगेगा और सैंपल को भेजना वापस लाना ये दिक्कत है। तो फिलहाल इतना है। रायगढ़ के लिए जो हमने पहल की है तो आईसीएमआर ने अपनी सहमति जांच करने की सहमति के लिस्ट में उसको ले लिया है, तो वहां पर हमको उम्मीद है कि अनुमति मिल जाएगी। सर इस पे हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे। एक कॉलर लाइन पर है। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार, नाम बताएं। गिरीश कुमार साहू बोल रहा हूँ, बालोद जिला से। बालोद। जी जी जी, गिरीश कुमार जी बालोद से। पूछिए आपका सवाल क्या है। हाँ, मंत्री महोदय जी को मोट डाले बधाई हो, जो छत्तीसगढ़ में अन्य जिला के अपेक्षा हमारे छत्तीसगढ़ में कम मतलब पॉजिटिव है, इसलिए आप मतलब बधाई देते हैं। हेलो। हाँ हाँ जी। हाँ, और मेरा सवाल ये है कि मतलब दूसरे जिला में मतलब अधिक पॉजिटिव पा रहा है मतलब कोरोना वायरस का, और हमारे छत्तीसगढ़ में कम है, इसलिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ। और ये पॉजिटिव जो है वे लोग तो ठीक हो गए हैं, उसके लिए धन्यवाद। गिरीश भाई को प्रणाम। आप ला जोहार कहत हूँ, और ये मानी कि छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा है, नहीं तो हमन तो अपन तरफ से जो बनत है स्वास्थ्य विभाग और जमोजन और आप मन सब मिल के हमन जितना बनत है सब कोई मिल के करत हन, तब जरूर कोरोना हर रुके है। बाकी ये पूरा छत्तीसगढ़ महतारी के कृपा है, वो कृपा बने रहे। हमन कम से कम प्रभावित हुए ये कोरोना वायरस से, यही मनाना है और सतर्क रहना है, घर में रहना है, हाथ धोना है, खाना खाए के पहले दिन में 4 बार 5 बार अच्छा से हाथ धोना है और एक दूरी बनाए के रखना है। नहीं, वो सब करा था मंत्री महोदय जी, और बहुत सहयोग आप मन कर मिला। आप मन क्या सवाल है कोनो? नहीं बस ठीक, धन्यवाद जी, धन्यवाद आपके। सर ये बताता है कि हमारे जो ग्रामीण एरिया के जो हमारी जनता है वाकई वो जागरूक है, चाहे वो डर की वजह से हो, चाहे वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए हो, चाहे वो अपने लिए कर रहे हो, लेकिन किसी भी रूप में करें, करना चाहिए। और सर पीपीई क्या है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर्स के लिए ये कितना ज़रूरी है और उसकी उपलब्धता क्या है हमारे यहाँ कितनी? बहुत ज़रूरी है। इसका कन्फ्यूजन क्या है कि पीपीई है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जी, ये अलग अलग स्थिति के लिए अलग अलग प्रकार के पीपीई किट्स हैं। अगर आप मलेरिया के छिड़काव के लिए जा रहे हैं तो अलग प्रकार का पीपीई किट है, कोई इसके मापदंड नहीं थे। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हमने कुर्ता पहना है, वो कुर्ता किसी भी कंपनी का किसी भी प्रकार का हो सकता था, लच्छेदार हो सकता था, सिल्क का हो सकता था, कॉटन का हो सकता था, किसी भी प्रकार का हो सकता था। जब कोविड आया तो आईसीएमआर ने 24 मार्च को एक गाइडलाइन दी कि ये किस प्रकार का पीपीई किट होना चाहिए। कन्फ्यूजन जो हो रहा था वो तब तक यही हो रहा था, मान लीजिए इसके पहले स्वाइन फ्लू आया, तो स्वाइन फ्लू में जो पीपीई किट इस्तेमाल में हो रहा था उसके मापदंड अलग थे। जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के समय पीपीई किट ही दिया जाता है, और उस समय जो पीपीई किट पहन के डिलीवरी डॉक्टर्स करते हैं, नर्सेस करती हैं, वो एक अलग प्रकार का है। इसके लिए उन्होंने एक और प्रकार के मापदंड रखे कि कोरोना के बचाव के लिए, संक्रमण से डॉक्टर्स और नर्सेस को बचने के लिए किस प्रकार का पीपीई किट होना चाहिए। तो पीपीई किट वही है, मारुति कार पीपीई किट, और मॉडल अलग अलग है। तो यही जो पीपीई किट कोरोना का है वो क्योंकि एक प्रकार का उन्होंने कहा कि ये मॉडल ही आपको इस्तेमाल करना है, तो अब उस मॉडल का निर्माण हो रहा है बड़ी संख्या में, वरना वो मॉडल के उतने संख्या में उपलब्ध ही नहीं थे, और अब वो सप्लाई होना चालू हो रहा है। ये हम लोग के लिए संयोग कहें या एक परिस्थिति कहें कि हमको जरूरत पहले उतनी नहीं पड़ी सामने खड़े होके कोरोना के गोली को पीपीई किट के कवच से बचाव की, हमको उतनी जरूरत नहीं पड़ी, जितना था उतना था। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा हो रहा है तो जो टेस्टिंग लेबोरेटरी में कर रहे हैं उनको उस स्तर का कोरोना किट चाहिए, जो अगर वेंटिलेटर इस्तेमाल करेंगे उसमें फ्यूम्स जो निकलते हैं उससे बचाव के लिए पीपीई किट्स एक प्रकार का चाहिए। जो ड्राइवर होगा उनको अलग स्पेसिफिकेशन का पीपीई किट्स, जो वार्ड बॉय होगा उनको अलग प्रकार का, उतने उच्च स्तर का पीपीई किट नहीं, लेकिन फिर भी अलग अलग स्तर पे अलग अलग मॉडल
मारुति मतलब के। ये संपर्क के आधार पर उसकी जो क्वालिटी नाम है होगा वही पीपीई जी, किट्स, जी, लेकिन जो कोरोना के लिए वार्ड में जाके जब डॉक्टर पेशेंट का सामना करेंगे तो वो फिर हाईएस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी कमी, उसमें समझौता नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। सर एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, मैं नेहरू गोस्वामी बोल रहा हूँ, जांजगीर चांपा जयदेपुर से। नेहरू जी जांजगीर चांपा से, जी पूछिए आपका सवाल क्या है। जी जी। मंत्री महोदय जी को तो सबसे पहले नमस्कार है उनको। जी नमस्कार। और मैं ये कहना चाहता हूँ उनको बड़ी बधाई कि दूसरे प्रदेश के अपेक्षाकृत हमारे छत्तीसगढ़ अंचल पर अभी कम है। हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं। परंतु आदरणीय महोदय जी को आभार बहुत बहुत कि हमारे छत्तीसगढ़ में महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कम है वर्तमान में। आप अपने टीवी सेट का थोड़ा सा साउंड कम कीजिए, आवाज कम कीजिए गोस्वामी जी। जी जी। तो जी पूछिए। जी, तो इसका अभिप्राय मैं यही जानना चाहता हूं मंत्री महोदय जी से कि महाराष्ट्र में और हमारे छत्तीसगढ़ में कम होना और महाराष्ट्र में ज्यादा होना, इसकी प्रभावशालिता का कारण क्या है, और छत्तीसगढ़ के किस जिले में ज्यादा अभी वर्तमान में अपेक्षाकृत इसकी प्रभावशालिता ज्यादा है। जी नेहरू जी को प्रणाम। आपने जिस भावना को व्यक्त किया, तो देखिए यहाँ छत्तीसगढ़ में कम होने के 2-3 बड़े कारण। एक तो लोगों का बहुत सहयोग मिला, एक दूसरे से दूरी बनाना, अच्छे से अपने आप को रखना, फिर किस्मत कहिए, लक कहिए कि हम लोग लकी भी रहे, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इसमें कहीं कोई बैरियर या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम रोक सकते हैं। केवल एक रास्ता है कि हम लोग सजग रहें, जिम्मेदारी से हम काम करें, और सबसे ऊपर अगर कहिएगा तो छत्तीसगढ़ महतारी की कृपा। अंतर क्या है, महाराष्ट्र की तुलना में ये हो सकता है कि विदेशों में आना जाना, अन्य जगह जहां विदेश से लोग आते हैं, क्योंकि ये संक्रमण हमारे देश का नहीं है, ये हमारे देश की बीमारी नहीं है। कई बीमारियां हैं जो देश के अंदर भी हो सकती हैं। ये बीमारी एक देश, दुनिया के एक शहर के एक बाजार से चालू हुई, ऐसा लोग मानते हैं, चाइना के वुहान से, और वहाँ से ये सब जगह फैली। तो जैसे जैसे वो फैली, जहाँ जहाँ वहाँ से संपर्क में आने वाले लोग ये कोरोना के वायरस को लेके अपने देशों में गए, तो उन देशों में वो फैलता चला गया, एक से दूसरे को, दूसरे से 10वें को, 10वें के 100 को, 100 से 10,000 को, ये ऐसे ही ये कोरोना फैलता चला गया। तो हम महाराष्ट्र की तुलना में बाहर से आने वाले लोगों से कुछ बचे हुए हैं। हमारे गांव में लोग कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हमारा है। अगर छत्तीसगढ़ में विदेशों से आना जाना कम है, तो आप मान के चलिए कि एक कारण ये भी होगा कि हम अगर बचे हैं तो ये कारण। दूसरा, जो हमारे साथी देश के बाहर के इलाकों में गए, दूसरे राज्यों में गए, और वहाँ विदेश से आने वाले जो लेके आए थे, या जिनको विदेश से आने वालों ने कोरोना दे दिया, उनसे संपर्क में नहीं आए। मैं भी गया, मैं भी बम्बई गया, मैं बम्बई से वापस आया, मैंने अपना टेस्ट कराया, मेरा नेगेटिव निकला, तो मैं लेके नहीं आया। अगर मैं बाहर जाता, मैं दिल्ली भी गया, बम्बई भी गया, और जगह भी गया, अगर मैं लेके आता तो मैं कोरोना को छत्तीसगढ़ में पहुंचाने का एक माध्यम बन जाता। तो ऐसे हमको ये मानना चाहिए कि किसी कारण से हमारे यहाँ कोरोना के प्रभाव में आने वाले लोग कम आए। अगर आए तो उनसे जब सरकार ने आग्रह किया कि आप लोग बच के रहिए, घरों में रहिए, तो उन लोग घरों में रहे और ज़्यादा लोगों को नहीं दिया। 1 से 10, 10 से 100, 100 से 10,000, ये हमारे यहाँ नहीं हुआ। लोगों ने बहुत साथ दिया, ये भी एक बड़ा कारण है। और आज सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में अगर कहीं प्रभाव है तो कोरबा जिले के कटघोरा शहर में, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हम 32 केस छत्तीसगढ़ में, 33 केस अभी तक आए हैं। 33 में से 24 अकेले कटघोरा के हैं, एक कोरबा, एक बिलासपुर, एक राजनांदगांव, एक भिलाई और 5 रायपुर।
ये हमारे 33 जो कोरोना की पॉजिटिव छत्तीसगढ़ में आज तक पाए गए हैं उनकी बात है। 24 एक शहर से, और एक शहर में एक लड़का बाहर से आया था कामटी से, और वो लड़का आके और जिन जिन से मिला और मिलते गया, और उसमें जो भी देरी हुई पता चलने में, वो कारण हुआ कि 1 से 24 को हो गया। सर उस लड़के का इलाज यहीं पर हुआ जी, और वो स्वस्थ हो चुका है। वो स्वस्थ होके वापस कामटी चला गया जी। लेकिन जाने अनजाने, क्योंकि उसको भी नहीं पता रहा होगा कि उसे कोरोना है, लेकिन यहाँ अपने ही बीच के, अपने ही परिवार के, अपने ही यार दोस्तों को, अपने ही संबंधियों को, अपने साथ 23 और लोगों को उसने प्रभावित कर लिया। तो 24 लोग अकेले कटघोरा के। सर कोरोना पर चर्चा बहुत ही अच्छे स्टेज पर अभी चल रही है, और इस चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। साथियों हमारे साथ बने रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से हाजिर होते हैं। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो, शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। साथियों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से संबंधित एक विशेष कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी से। सर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और एक जो लॉकडाउन की जो घोषणा हुई उसके पहले 22 तारीख को जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई थी और उस पर अमल भी हुआ, लेकिन उससे बहुत पहले ही छत्तीसगढ़ में एक कर्फ्यू का माहौल बन चुका था, मेरे ख्याल से 18 या 19 तारीख को। तो ये जो रणनीति थी ये किस तरह से तैयार की गई और इस पे अमल किस तरह से किया गया, कितनी कड़ाई बरती गई? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि सर दैनिक जो आवश्यकताओं की पूर्ति भी है वो भी लोगों को निर्बाध रूप से हो रही है, वो अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने घरों में अंदर हैं, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। सर इसके बारे में बताइए। हमारे मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया, विभाग की तरफ से सतत जानकारी उनके तक जाती रहती है। आप देखेंगे कि क्रमशः बंद होता गया, स्कूल बंद हुए, कॉलेज बंद हुए, सिनेमा घर बंद हुए, मॉल बंद हुए, फिर बार इत्यादि बंद हुए, अन्य सरकारी अस्पताल वगैरह, ये दफ्तर वगैरह फिर बंद हुए। तो क्रमशः स्थिति को देखते हुए उसको धीरे 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 बंद करते गए, और 21 तारीख को छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन सरकार ने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही डिक्लेयर कर दिया था जी। 22 तारीख को दूसरा वो था और 24 से लॉकडाउन हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ में 21 तारीख से ही लॉकडाउन चालू कर दिया था। तो छत्तीसगढ़ में सरकार ने इसको गंभीरता को भांप लिया था, और हमारे मुख्यमंत्री ने लगातार स्टेप डाउन करते करते, स्टेप अप करते करते, कि अभी ये बंद, फिर ये बंद, फिर ये भी बंद, फिर ये भी बंद, वो उसको बढ़ाते चले गए थे, और 21 को ही हमने लॉकडाउन हो चुका था, चालू कर दिया था जी। सर एक कॉलर लाइन पर हैं, हम बात करते हैं उनसे। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बोलिए। हेलो जी, अपना नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हेलो
नहीं, आपका आवाज नहीं आ रहा है हमारे पास। आप अपने टीवी की आवाज कम कीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र साहू भंडारपुर से। मंत्री जी को नमस्कार। नमस्कार धर्मेंद्र जी। ऐसा नहीं आ रहा इधर जी का। हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, पूछिए सवाल। आवाज कम है, टीवी का हमारा तो। हेलो। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको, आप सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है हम तक। हेलो। आवाज कर लीजिए। जी धर्मेंद्र जी। डिस्कनेक्ट हो गया लगता है फिर। हेलो, नहीं है लाइन पे। सर, ये एक बहुत अच्छी बात देखने में आ रही है। हम अभी पिछले आधे घंटे से ऊपर हो चुका है इस कार्यक्रम को, और छत्तीसगढ़ के अलावा देश के बाहर, मतलब राज्य के बाहर से भी फ़ोन कॉल्स जो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिक जो है, जनता जो है, वो जागरूक हो रही है। तो सर, ये जो लॉकडाउन की जो स्थिति है, इसके लिए हमने क्या तैयारी की, हमने किस तरह से अपने विभाग के माध्यम से संदेश प्रसारित किए और किस तरह से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया? शुरू से ही स्टेशनों में, बस स्टैंड में, एयरपोर्ट्स में स्क्रीनिंग चालू कर देना। ये करीब करीब मेरे ख्याल से 28 जनवरी से ही एयरपोर्ट में स्क्रीनिंग चालू कर दी थी जी। और जगह बहुत मुश्किल होता है स्क्रीनिंग करना। बस स्टैंड्स, रेलवे स्टेशन वगैरह में इतनी बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं, तो वो तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन रेडियो जिंगल्स के माध्यम से या अनाउंसमेंट्स के माध्यम से, रायपुर में आपने सभी चौकों में सुना होगा कि माइक के माध्यम से कोरोना के संदेश चालू हो गए थे। मोबाइल से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोबाइल ट्यून ही कोरोना पे चालू कर दी थी। तो ये पहल काफ़ी पहले से प्रारंभ कर दिए गए थे, लोगों तक ये संदेश जा सके, और फिर लोगों के बीच में जाके आप लोग के माध्यम से, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार संदेश हम लोग दे रहे थे। पूरे टीम को ट्रेनिंग करके साथ में ये जो काम हो रहा है, एक आदमी नहीं कर सकता। ये हजारों स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता, प्रशासन के कार्यकर्ता, लगातार इनकी ट्रेनिंग होती रही कि क्या बोलना है। तो हर जगह एक ही बात को ही बोला जाए, कहीं ए, कहीं बी, कहीं सी, कहीं डी नहीं होना चाहिए। लोग कंफ्यूज ना हो। अगर हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धोना है, तो ये कोई 10 सेकंड मत बोले, कोई 30 सेकंड मत बोले, कोई साबुन नहीं तो मिट्टी से भी हाथ धो लीजिए मत बोले। एक ऐसा संदेश जो सबसे उपयोगी हो सकता है, उसको चुन के लोगों तक हम लोगों ने पहुंचाया। कोई बात छुपाने का प्रयास नहीं किया, कि इसकी गंभीरता को छुपाने का प्रयास नहीं किया। उपाय सरल हैं, उनको अपनाने की बात कही, और कोई इलाज नहीं है इसको भी हमने नहीं छुपाया कभी भी। पहले दिन से ही एक देश के तो राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दी थी कि इसका इलाज मिल गया है। हम लोगों ने ऐसा कभी नहीं किया, कि जो सही स्थिति है हमारी जानकारी के अनुसार उसको रखा। और मुझे लगता है कि एक ये बड़ा कारण बना कि लोगों का विश्वास बना, और उनने इसकी गंभीरता समझी, और उपाय खुद स्वयं, जो एक ही रास्ता था कि लॉकडाउन करने से क्या मिलेगा अगर लोग नहीं मानेंगे। तो आप लॉकडाउन की सरकार घोषणा ही तो कर सकती है, हम नहीं मानते, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम तो जाएंगे, हम दुकान जाएंगे, हम लोगों से मिलने जाएंगे, कर्फ्यू तो नहीं है। धारा 144 ही है, 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, हम 3-3 लोग जाएंगे जी। अगर लोग नहीं मानते तो इसमें सफलता कभी नहीं मिलती। तो जो आह्वान शासन ने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया, विभाग ने किया, उसका जरूर प्रभाव पड़ा कि लोगों ने उसकी गंभीरता को माना, क्योंकि आह्वान जो था वो असरकारी था, इसीलिए लोगों ने माना उसको। सर, एक और कॉलर लाइन पर है। हेलो 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 जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम बताइए। मैडम, मैं गरियाबंद जीरा छुरा करकरा से बोल रहा हूँ मैं। जी, गरियाबंद छुरा से, नाम बताइए। मेरा नाम कामता प्रसाद पटेल है। जी कामता जी, सवाल कीजिए मंत्री जी से। अब मैं मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। मैं जी बधाई देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए कोरोना वायरस से जी जी उसका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जी। और मेरा ये पूछना था मैं मेरे को कि मंत्री से किसान के लिए खुलेगा कि नहीं खुलेगा लॉकडाउन? क्या बोल रहे? अभी धान होने जा रहा है
किसानों के लिए कोई छूट होगी क्या, इनका सवाल है। जी कांता जी, पहले तो आपको धन्यवाद। और ये भी मैं कहूँगा कि अभी तक आप लोगों के सहयोग से स्थिति संभली हुई है, लेकिन आने वाले दिन सबसे बड़े चुनौती के हैं। अप्रैल महीना का आखिरी सप्ताह और मई महीना का पहला सप्ताह, ये विश्व के वैज्ञानिकों ने माना है कि भारत के लिए ये सबसे बड़ा समय रहेगा जबकि प्रकरण बढ़ेंगे। अभी जो कम दिख रहा है, तो हमारे देश के लिए बढ़ने का समय उन लोगों ने जो माना है वो अप्रैल के आखिरी में और मई के पहले में। तो एहतियात हमको बरतते रहना है, और ये कोरोना आने वाले समय भी हमारे साथ रह सकता है, तो इसको फैलने नहीं देना है। और उसका एकमात्र रास्ता है कि हम लोग उसको अपनाएं। खेती के संबंध में जो आपने पूछा, इसमें रोक खेती पे सरकार ने नहीं लगाई थी कि आप सब्जी हो उसका काम कर सकते हैं, पानी दीजिए, गुड़ाई करिए, लगाना है नई सब्जी अब लगा लीजिए, आपको धान का खेती करना है आप खेती कर सकते हैं, बुआई में किसी ने नहीं रोका। तब तो अभी कटाई का समय आया, गेहूं की बुआई कटाई रोक इसमें नहीं था। एहतियात बरतना है। हम धान काटेंगे, अभी अगर गर्मी का धान हमने लिया, और जैसे हम सटे सटे धान काटते हैं, महिलाएं एक लाइन से खड़ी होती हैं और हम हंसिया चला के धान को काटते जाते हैं, करीब 1 हाथ की दूरी में हम चास बना के सीधे चलते हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप एक छोड़ के महिला खड़ी हों, एक चास चलाइए, एक जगह धान को खड़े रहने दीजिए, फिर थोड़ा दूर खड़े होकर दूसरी महिला चास को आगे ले जाके हसुआ से धान काट के ले जाए, फिर जो बगल में छोड़ा है उसको ले जाइए, तो दूरी बन जाएगी। और मास्क पहन के काम करिए, खेती में कोई रोक नहीं है। दूरी बनाना, शारीरिक एक दूरी बनाना और एहतियात बरतना, ये 2 चीज़ हमको ज़रूरी करना है। तो खेती में कोई रोक नहीं है। आप देखेंगे आने वाले समय में और कामों के लिए भी छूट होगा। अगर गांव वाले चाहेंगे तो डामर का रोड का भी काम चालू हो सकता है। रोजगार गारंटी का काम बंद नहीं किया गया अभी, हालांकि पहले 12 लाख करीब मजदूर काम करते थे एक दिन में, अभी 2,60,000 2,70,000 मजदूर ही काम कर रहे हैं। लेकिन रोक नहीं है, बंद नहीं है काम। एहतियात सबसे जरूरी है। हम घर में रहते हैं, एक तरीके से रहें, एक दूरी बना के रहें। बाहर अगर कहीं घर के बाहर आए, बाजार सामान लेने गए या सब्जी बेचने गए, तो एक दूरी बना के रहें। जरूर मास्क पहने, ये जो शरीर हमको नाक को और मुंह को ढक के रखना है, इतना करें तो ये बहुत बड़ा बचाव होगा। खेती के काम में कोई रोक नहीं है। हमारे ग्रामीण भाई बहन सर ये मास्क के बजाय पंछा गमछा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि मास्क का ही इस्तेमाल किया जाए। सर एक और कॉलर लाइन पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो जी, कहाँ से बोल रहे हैं? घोघरा से जागेश्वर। नाम बताइए अपना। हाँ जी, घोघरा से जागेश्वर बोल रहा था। जागेश्वर जी गोबरा से, जी पूछिए सवाल। मंत्री सर नमस्कार। नमस्कार जागेश्वर जी। ये जो कोरोना बीमारी है सर, नमस्कार सर। जी 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 पूछिए। बाहर से जो आदमी आ रहे हैं उसके लिए क्या व्यवस्था है सर, कि कितना स्ट्रिक्ट कर रहे हैं सरकार की, और छत्तीसगढ़ में कोरोना न फैले? जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको घर में ही रहने के लिए कहा जा रहा है, और प्रत्येक दिन स्वास्थ्य विभाग के भी और अन्य लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं कि आपको कोई लक्षण तो नहीं, खांसी सर्दी बुखार के आ रहे, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। कहते हैं कि कोरोना की बीमारी के साथ सूंघने का भी क्षमता हमारा चला जाता है। तो अगर आपको लगता है कि अब हम सूंघ नहीं पा रहे, सांस लेने में दिक्कत हो रही, बुखार रह रहा है, गले में खांसी है, सूखी खांसी ऊपरी हिस्से में, ये कोरोना का वायरस छाती के नीचे हिस्से से प्रभाव नहीं दिखाता, ऊपर के हिस्से में अगर सूखी खांसी है तो वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। और बुखार के साथ या सांस लेने में दिक्कत है तो जरूर डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप करा लीजिएगा या खबर कर दीजिए। घर में एक एक व्यक्ति जो बाहर से आए हैं, हम लोगों ने कोशिश की है कि उनको चिन्हांकित करके होम क्वारंटीन में रखें, घर में रखें, ताकि वो बाहर ना निकलें और घर में भी एहतियात बरतें। एक अलग कमरा ले लें, घर में सबके साथ मिलना जुलना एकदम खुला मत रखें, नज़दीकी से मत रखें। तो वही रास्ता है। और घरों में ये जो मास्क है, ये नकली कपड़े का मास्क जो मैंने पहना है, ये 6 घंटे से ज़्यादा कारगर नहीं है, और आपने खरीदा, इसको फेंकना पड़ेगा, फिर खरीदिए 6 घंटे के लिए, फिर उसको लीजिए, फिर फेंक दीजिए। घर में अगर कपड़े का मास्क हम इस्तेमाल करते हैं
मुश्किल से 5-7 रुपया का बन जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बन जाता है। 2 मास्क अगर हमने घर में बना लिए, 3 मास्क एक आदमी के पीछे बना लिए, धो के उसका इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो जो बचाने की बात है ये सबसे बड़ा मदद करेगा। गमछा, अभी आपने गमछे की बात कही, गमछा वही काम करेगा, ज़्यादा अच्छा काम करेगा इस मास्क से। ये तो पतला सा है मास्क, गमछा तो अच्छा मोटा परत बन जाता है, वो ना आपको दूसरे के थूक के कण या छींकने में या खांसने में कोई कण आपके पास आएंगे, ना आपका किसी दूसरे को जाएगा। तो ये बहुत उपयोगी है, इसी से बचाव है। और गमछे की आदत है भी हमारे ग्रामीण भाई बहनों को और हमारे शहर में जो है। सर एक और कॉलर लाइन पर हैं, हम पूछते हैं उनसे सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्ते सर जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर जी। जी छन्नूराम जी। जी मैं चन्नूलाल साहू बालोद से बोल रहा हूँ। जी जी बोलिए सर जी। मेरा मतलब सवाल ये है कि हम लोग किसान हैं जी, अपना मतलब सामान एक राज्य से दूसरा राज्य भेज सकते हैं कि शहर से गांव, ऐसा पूछ रहे हैं। छन्नूराम जी बिल्कुल आप बेच सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, और ख़ास करके किसान को कोई रोक टोक नहीं है। जब भी आप घर से बाहर जाएं, गमछा लगा लें या घर में बनाया हुआ कपड़े का ये ऐसा मास्क आप पहन लें और सामान को ले जाइए और आप बेचिए, कोई रोक टोक नहीं है। और कहीं अगर कोई तकलीफ़ आपको आती है तो आप दूरदर्शन को भी बता सकते हैं, हम लोगों को भी बता सकते हैं। दूरदर्शन के माध्यम से भी हम लोगों को खबर हो जाएगी कि आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपकी पूरी मदद होगी। 104 पे भी फोन कर सकते हैं। 104 पे भी आप फोन कर सकते हैं। सर लॉकडाउन की स्थिति है और लोगों का घर से निकलना अभी मुश्किल है। बहुत से काम जो है, फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, बहुत से लघु उद्योग जो हैं वो बंद पड़े हुए। तो जो रोज़ कमा कर खाने वाले जो लोग थे, हमारे मजदूर वर्ग के लोग जो थे, हमारे श्रमिक जो थे, और यहाँ पर इंडस्ट्री भी है, फिल्म इंडस्ट्री भी है, लोग कलाकार भी हैं, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं सब माध्यमों से चला करती थी, जो पूरी तरह से बंद है। तो सर उनके लिए सरकार अभी क्या कुछ कर रही है और क्या योजनाएं हैं उनके लिए? एक तो न्यूनतम चीज राशन कि कोई खाने के बिना ना रहे, एक भी व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक खाने की कमी, भोजन की कमी किसी को नहीं होनी चाहिए। ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और ये कोशिश की गई है कि 2 महीने का राशन भी एक बार में ही उपलब्ध करा दिया जा रहा है। और हर पंचायत में कम से कम 2 क्विंटल चावल रखवा दिया गया है हर पंचायत में, कि अगर किसी का कार्ड ना बना हो या कोई विशेष परिस्थिति है तो वो 2 क्विंटल चावल से स्थानीय सरपंच, सचिव वो व्यवस्था बना के उनको राशन उपलब्ध करा सकते हैं। और जो बड़े पंचायत हैं उनको 2 क्विंटल से ज़्यादा भी हम लोग अनुमति हमने दे रखी है कि वो अनाज उतना कम से कम रख सकते हैं, पर ये न्यूनतम है। उसके ऊपर कुछ राशियां आई हैं खातों में। सरकार को अंततः ये देखना होगा, केंद्र की सरकार को भी और राज्य की सरकार को भी, कि कम से कम उतना पैसा लोगों के हाथ में रहे कि वो चावल के अतिरिक्त भी अगर उनको सामग्री चाहिए, तेल चाहिए, कुछ सब्जी चाहिए, हल्दी, जो भी उनको न्यूनतम आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए राशि उनको उपलब्ध कराना होगा। तो कुछ राशियां उपलब्ध कराई भी गई है, जनधन योजना के माध्यम से कुछ राशि उपलब्ध कराई भी है। और आने वाले समय में लोगों को ये भी कहा गया है कि आपके यहाँ जो काम करते थे उनको तनख्वाह देते रहिए। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सीधी घोषणा की है कि आपको पूरा तनख्वाह मिलेगा, ऑफिस बंद है चाहे नहीं बंद है। तो ये तो एक वर्ग हुआ। नीचे तक काम भी खोल के रखे हैं रोजगार गारंटी के, जैसे मैंने बताया 2,61,000 परसों 2,61,000 मजदूरों ने काम भी किया। तो ये भी मौके हैं। पर बीच में अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि आप तकलीफ में हैं तो इसके लिए सरकारों को, केंद्र की भी और राज्य की। सर ये जो रोजगार गारंटी योजना में जो मजदूर काम कर रहे हैं उन्हें क्या क्रमशः बदला जा रहा है, उनकी जगह फिर दूसरे मजदूर आ रहे हैं, ताकि एक समान रूप से सबको मौका मिले कमाने खाने का? काम उतने खोले जा रहे हैं कि जो भी काम चाहिए। रोजगार गारंटी कानून की खासियत ही यही है कि अगर आपने काम मांगा तो 15 दिन के अंदर सरकार को काम देना ही पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि एक सड़क आपने खोल दी तो वो सड़क जब तक बंद नहीं होगी, खत्म नहीं होगी तो दूसरा नहीं। अच्छा, किसी ने भी काम मांगा जी, मैंने, आपने, हम लोग भी रजिस्टर करके काम मांग सकते हैं। अगर शारीरिक काम करना है तो मैं और आप भी काम कर सकते हैं और सरकार को 15 दिन के अंदर हमको काम देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो महीने के 4 आना मजदूरी के 4 आना बराबर उनको हमको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर हमको काम नहीं मिला, कानून ये बात कहता है, हमने लिख के काम मांगा जी, तो जिस दिन हमने काम मांगा उसके 15 दिन पूरा होने के बाद अगर सरकार ने हमको काम नहीं दिया तो ऐसा नहीं है कि एक दिन ये और एक दिन वो, आपको देना ही है। कानून में जो काम मांगेगा उनको काम देना ही है। काम के स्थान पे हम लोगों ने ये कहा है कि अगर मान लीजिए गोदी खोद रहे हैं तो 2 मजदूर सटे सटे गोदी मत खोदें, एक यहाँ गोदी खोदें, एक 2 गोदी का जगह छोड़ दें, अगला मजदूर एक दूरी बना के वहां गोदी खोदें। हाँ, एक जो दूरी तय की गई है उस निश्चित उतना ताकि ये फिजिकल डिस्टेंसिंग जो हमको बना के रखना है। और आने वाले समय में, क्योंकि आखिर तो हमको बंदी से निकलना है जी, ये हमारे जीवन के लिए तो बंदी रहेगी नहीं जी। 3 हफ्ता थी, कुछ समय और है। जो लोग कह रहे थे ज्यादा से ज्यादा कितना, 7 हफ्ता, उससे ज्यादा तो कोई भी बंदी नहीं कह रहा था। फिर तो जो होगा सो होगा। तो ये 20 तारीख के बाद हमने सुना भी कि अब काम खोले जाएंगे और अभी से ही एक सूची आ गई है भारत शासन से भी कि कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। उसमें ब्रिज बनाना, सरकार चाहे तो ब्रिज का काम चालू करने के लिए सोच सकती है अगर सब ठीक है उन क्षेत्रों में जहां महामारी नहीं है। और रोड बनाना आप चालू कर सकते हैं। खेती का काम पहले भी रोक नहीं था। मनरेगा का काम कहीं रोका होगा, हम लोगों ने चालू रखा था, वो भी आप कर सकते हैं। घर में घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास का काम है, आप उसको कर सकते हैं। खाद के लिए गड्ढा बनाना, नापेड पिट्स हैं, उसको बनाना है, आप उसको कर सकते हैं। मास्क बनाना, सैनिटाइजर बनाना, साबुन बनाना, ये सब घर में भी बैठ के करने वाले जो काम हैं, इस प्रकार के सारे काम आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छूट गया जिनको पैसा नहीं मिला और उनको पैसे की जरूरत है राशन के अलावा, तो सरकारों को इसका ध्यान देना होगा जी। सर, एक और कॉलर लाइन पर है, हम पूछते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो जी, नाम बताइए। कृष्ण कुमार देवांगन, चंद्रपुर जिला से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र, चंद्रपुर जिला से। महाराष्ट्र। कृष्ण कुमार जी, जी पूछिए सवाल। हाँ, मैंने छत्तीसगढ़ के यहाँ काम करे बड़ा 15 तारीख के। अच्छा। 2-4 दिन काम कर रहा हूँ, काम फंस गए, हमारे पैसा कौड़ी नहीं है। हम समस्या एडजस्ट कर रहे कैसे भी करके। हमारे गाँव 200 आदमी यहाँ आवे, अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं आ सकता। मैं टीएस में बधाई देता हूँ मुख्यमंत्री का कि हमारे गाँव में कोरोना रोके पर पहला कदम था थे। अभी यहाँ कोई जा नहीं देता हूँ गाँव में अपन, लॉकडाउन तक रहा कोई के बधाई देता हूँ और सरपंच भी बताता हूँ, सरपंच से भी बात करती हूँ। कृष्ण कुमार भाई, जोहार, आपके प्रणाम। और वहाँ आप फंस गए हो एक तरह से, जैसा आप बतात हो, तो कोई भी दिक्कत अगर रुपया पैसा कर पड़े थे तो 104 टोल फ्री नंबर भी है। और मैं आपका नाम ले ले हूँ, स्टूडियो में आ गए हो है तो मैं सरकार के भी बता दें। और आपका अगर नंबर है, टेलीफोन नंबर, तो आप मोबाइल नंबर अपन भेज देवा तो आप तक सरकार, छत्तीसगढ़ के सरकार खबर कर पहुँचाए ले ही, बात कर ले ही आपसे, और जो दुख तकलीफ हो ही वो मैं जरूर मदद करी। तो कृष्ण कुमार जी का सर, उनके साथ 200 लोग हैं और हमें लगता है कि सर एक संवेदनशील सरकार का जो प्रतिनिधि जो जिस तरीके से होना चाहिए संवेदन के साथ, उस तरह से सर आपने बातचीत की। और मुझे लगता है कि कृष्ण कुमार जी के साथ जो और भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के बाहर हो हमारे क्षेत्र के लोग, चाहे वो हमारे क्षेत्र के अंदर हो, आज ये उनको भरोसा तो हो ही गया होगा सर, विश्वास हो गया होगा कि हमारी सरकार हमारे साथ है और इस तकलीफ के समय में। तो एक तरह से ये भी है कि जिस तरह से सरकार साथ दे रही है
उसी तरह से जनता को भी सरकार का साथ देना है, और वो केवल एक तरह से साथ दे सकती है कि वो अपने घरों में रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। सर, हम बात कर रहे थे सारी जो योजनाओं की और लोगों को रोजगार देने की, और सर कई बार ये होता है कि लोगों तक खबर नहीं जा पाती, तो ऐसा कोई हम उपाय कर रहे हैं कि गाँव में हम मुनादी करवा दें या फिर लोगों को एक एक मौखिक रूप से जानकारी दे दें कि आपको जो आवश्यकता हो आप हमें बताएं? जी, मुनादी हो भी रही है जी। और खबर उनको पहुंचा देंगे कि जहां भी दिक्कत हो, क्योंकि पंचायत विभाग संयोग से ये इस विभाग को भी मैं देख रहा हूं। हम लोगों ने ये शुरू से ही व्यवस्था बनाई थी कि हर गांव में आप इस बात की जानकारी दे दें कि काम अगर आप चाहें तो खुला है, आप कर सकते हैं। कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अगर काम करना चाहे, कार्ड नहीं है, ये सब औपचारिकताएं तुरंत पूरी हो जाएंगी। अगर कहीं किसी का कार्ड ना बना हो, जिनको पहले जरूरत नहीं होती थी, अब जरूरत है, तो उनका कार्ड भी बन जाएगा और काम के लिए भी कोई उनको दिक्कत नहीं होगी। सरपंच हैं, सचिव हैं, रोजगार सहायक हैं, जो हमारा पंचायत विभाग का अमला है, उनको भी ये डायरेक्शंस दिए हुए हैं। और जंगल की उपज से जुड़ी हुई कार्यों की बात, वैल्यू एडिशन उसमें करके उसको भी आप कर सकते हैं, वो भी काम चालू करके रखा हुआ है। जैसे अभी मास्क की बात हो रही थी, 1 करोड़ से ज्यादा रुपए के मास्क बना के बहनें बेच चुकी हैं। ये जो मास्क बनाने का है, तो उनका रेट हम लोग चाह रहे थे कि एक जैसा हो जाए, तो 10 से 20 रुपए के अंदर, 10 रुपए के आसपास उसको रखते हुए। सर, महिलाएं, मैंने तो देखा है कि डॉक्टर्स भी जो हैं वो सिल रहे हैं। सर, स्थिति बहुत ही बेहतर है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा बेफिक्र भी नहीं रहना है। तो सर, कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे राज्य की जनता को कोरोना से संबंधित, बहुत ही संक्षिप्त में? पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो व्यापक सहयोग मिला है, अभूतपूर्व सहयोग जो मिला है, इसको बनाए रखना है, क्योंकि आने वाले दिन चुनौतीपूर्ण हैं। जो विशेषज्ञ हैं वो ये मानते हैं कि ये कोरोना ऐसा चुपके से आता है और ऐसा छुप के रहता है कि 100 में 80 लोगों को अगर कोरोना उनके पास पहुंच चुका है, उनको पता भी नहीं चलेगा। वो कभी अस्पताल भी नहीं जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे जी। यही इसकी सबसे गड़बड़ बात है, सबसे खतरनाक बात है कि आप ठीक भी हो जाओगे, कोरोना आपके पास आ भी गया, और कहीं क्योंकि आपको कोई लक्षण नहीं दिख रहे, आप सोच रहे हो कि मैं ठीक हूं, चले गए, मिल लिए, घूम लिए, आपने दूसरे को दे दिया जी, दूसरे को चला गया। सर, कुल मिला के स्वास्थ्य विभाग के, शासन के, स्वास्थ्य विभाग के मुखिया होने के नाते आपका हमारी जनता से यही आह्वान है कि घरों में रहें और सुरक्षित रहें। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। साथियों, कोरोना वायरस से बचना बहुत ज़रूरी है और उसका एक ही उपाय है कि आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।